कार की ड्राइविंग सीट पर जब भी बैठे आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आपकी एक गलती आपके अपने परिवार की, आपके करीबी की जान ले सकती है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से आए वीडियो ने दिल दहला दिया, जहां एक पोते की गलती से उसी की दादी की जान चली गई। जिसका डरावना वीडियो भी सामने आ गया है। आरोपी पोते ने ऐसे बैक गियर लगाया कि दादी की जिंदगी की डोर हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। थार से पोता घर आया तो दादी ने दरवाजा खोला और थार को पार कराया, लेकिन जैसे ही दादी ने दरवाजा बंद किया, अगले ही पल फिर से दरवाजा खुला और दादी के साथ थार भी बैक गियर में वापस आई। दादी चिल्लाती रही, लेकिन पता नहीं पोते ने हैंड ब्रेक क्यों नहीं लगाया था। आगे दीवार आ गई और दादी दीवार और थार के बीच फंसकर दब गई और ऐसी दबी कि फिर कभी वापस नहीं उठी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पोते ने दादी को कुचला, वो पहले भी लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कई हादसे कर चुका है। हालांकि रसूखदार परिवार हर बार मामले को रफा दफा करवा देता था, लेकिन इस बार पोते की ड्राइविंग ने अपनी ही दादी की जान ले ली। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हनुमान जयंती कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां करतब दिखाते वक्त एक महिला आग की चपेट में आ गई। इस दर्दनाक हादसे में कुल 3 लोग आग में झुलस गए। इस हादसे से पहले सब कुछ सामान्य था। पूरा इलाका भक्ति के रंग में डूबा था। कलाकार करतब दिखाकर भक्तों का जोश बढ़ाते दिखाई दिए, लेकिन तभी कुछ कलाकार मुंह में पेट्रोल भरकर करतब दिखाने लगे। तभी वहीं नीचे मां काली बनकर बैठी एक महिला कलाकार के बालों में आग की चिंगारी भड़क गई और देखते ही देखते आग ज्वाला बनकर चारों ओर फैल गई। साथ ही कलाकार को बचाने आए 2 लोग भी इस आग में झुलस गए। भक्ति के गानों के बीच अचानक चीख पुकार मच गई। लोग तीनों को लेकर अस्पताल की ओर भागे, जहां से शुरुआती इलाज के बाद तीनों को गंभीर हालत में भिलाई रेफर कर दिया गया। स्टंटबाजी का नशा गांव-गांव, शहर-शहर जहर बरकन घूम रहा है। ऐसा ही एक वीडियो देश की राजधानी दिल्ली से आया, जहां कुछ युवक पुलिस की कार को ही ओवरटेक करते हुए खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए। पुलिस की जिस गाड़ी से अपराधी थर-थर कांपते हैं, उसमें बैठे पुलिस जवानों को युवक ऐसे चढ़ा रहे हैं। चंद लाइक्स के चक्कर में अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। बाइक चला रहा युवक हैंडल छोड़कर अपनी बाइक पर ऐसे खड़ा हो गया, मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो और वो इसका एक्टर हो। खैर, रील वायरल हुई तो पुलिस ने भी अपना रूप दिखाया और चालान भेजकर इस रीलबाज के इलाज की शुरुआत कर दी। इनकी हीरोगिरी का पूरा हिसाब हो जाए, इसके लिए आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अब एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दर्दनाक खबर महाराष्ट्र के नासिक से आई, जहां कुएं में एक कार गिर करके डूब गई। इस भयानक हादसे में एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। कुछ इसी तरह कार चलते चलते कुएं में जा घुसी और ऐसा डूबी कि कोई जिंदा बाहर नहीं लौटा। हादसा रात करीब 10 बजे हुआ। काफी मशक्कत के बाद रात 12:15 बजे कार को बाहर निकाला गया। इसके बाद लोग कार में मौजूद लोगों को लेकर अस्पताल की तरफ भागे। सभी को डिंडोरी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किसी के भी शरीर में सांसें नहीं बची थी। सबने कुएं में ही दम तोड़ दिया था। एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक वर्जे क्लासेस की तरफ से वार्षिक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें इंदौरे गांव से सुनील दत्तात्रेय दरगोड़े अपने परिवार के बच्चों और महिलाओं को लेकर गए थे। इवेंट से लौटते वक्त हादसा हो गया और सभी लोगों की जान चली गई। मिडिल ईस्ट में जंग की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। महायुद्ध का आज 36वां दिन है और बारूद अब पहले से ज्यादा खतरनाक अंदाज में बरस रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऐसा हमला बोला कि ईरान की सरजमी एक बार फिर दहल उठी। राजधानी तेहरान में एक बार फिर आसमान आग उगलता हुआ नजर आया। अमेरिका इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से कई जगह धमाके हुए और हर धमाके के साथ जमीन कांप उठी। एक के बाद एक विस्फोट होते गए, जिनकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और पूरे शहर में दहशत फैल गई। हमलों की आग सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रही, दक्षिणी अबादान भी इस तबाही की चपेट में आ गया। अबादान में इतनी भीषण बमबारी हुई कि शहर का बुनियादी ढांचा तहस नहस हो गया। बिजली ठप हो गई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया।
इजराइल का दावा है कि ये हमले ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। ईरान के करज में B1 ब्रिज पर हुए हमले का एक और भयानक वीडियो सामने आया, जिसमें वो खौफनाक पल कैद हुआ है जब ब्रिज अचानक आग की लपटों और धुएं के गुबार में लिपट गया। हमला इतना खतरनाक था कि इसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। करज के B1 ब्रिज पर हमला होते ही भयंकर विस्फोट हुआ और आग की लपटें आसमान को चीरती हुई तेजी से ऊपर उठी। हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इस ब्रिज के कंक्रीट के टुकड़े हवा में उछलते हुए लोगों के ऊपर गिरने लगे। विस्फोट के तुरंत बाद धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। यह ब्रिज तेहरान और कराच को जोड़ने वाला अहम हाईवे लिंक था, जिस पर अमेरिका ने गुरुवार को हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक B1 ब्रिज पर हुए पहले हमले में 2 लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ देर बाद जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तभी दूसरा हमला हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस हमले का वीडियो शेयर किया था। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि लेबनान पर भी लगातार हमले कर रहा है और बैक टू बैक अटैक कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक करके इजराइल यहां बारूद बरसा रहा है। इजराइल का यह हमला राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में हुआ, जहां अचानक आसमान से मिसाइलें बरसने लगी। जोरदार धमाकों से आसमान में आग के गुबार उठने लगे, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। हमलों के बाद कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। बारा के इलाके में एयर स्ट्राइक की वजह से कई लोग मारे गए। इजरायली वायुसेना का दावा है कि ये स्ट्राइक आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर की गई। IDF का कहना है कि चुन चुनकर हिजबुल्लाह की बेस को खत्म किया जा रहा है। इस तबाही से कुछ ही देर पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की थी। इसके बाद सायरन बजने लगे। इजराइल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस ने हिजबुल्लाह की ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट में इजराइल से जुड़े जहाज पर हमला किया गया है। ईरान ने इजराइल से जुड़े जहाज पर मिसाइल दागी है। इजरायली जहाज को हॉर्मुज पार नहीं करने देंगे, IRGC ने यह ऐलान किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां पर इजराइल ने एक तरह से वहां पर ईरान ने नाकेबंदी लगाई हुई है और इजराइल से जुड़े हुए जहाज पर यहां हमला किया गया है, यह जानकारी आ रही है। तो देखिए, अमेरिका और इजराइल जब ईरान पर अटैक कर रहे हैं तो ईरान की ओर से भी इजराइल पर जोरदार प्रहार किया जा रहा है और इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करके ईरान लगातार यह बता रहा है कि उसके गोदामों में अभी बहुत बारूद है। बीती रात ईरान ने मिसाइल अटैक से दक्षिणी इजराइल को दहला दिया। नेगेव में हमले के लिए ईरान ने क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। जमीन से टकराते ही ईरानी मिसाइलों ने इंडस्ट्रियल एरिया में भारी तबाही मचाई। हमले की चपेट में आने से इंडस्ट्रियल एरिया में कई जगह आग लग गई और आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमलों का मकसद उसके परमाणु संयंत्रों पर पिछले इजरायली हमलों का बदला लेना बताया जा रहा है। इसी के तहत इजरायल के डिमोना और नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के आसपास लगातार मिसाइल और क्लस्टर बम हमले किए जा रहे हैं। नेगेव डिमोना से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ दक्षिण इजराइल ही नहीं, सेंट्रल इजराइल भी ईरान के निशाने पर रहा, जहां ईरान ने मिसाइलों की बौछार से हर तरफ खौफ फैला दिया। क्लस्टर और बैलिस्टिक मिसाइलों की लगातार बारिश ने कई शहरों को हिलाकर रख दिया। तेल अवीव के ऊपर मिसाइलों की बौछार देखकर हर तरफ सायरन बजने लगे। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार वार पलटवार के सिलसिले के बीच उत्तरी इजराइल का किरियात शमोना इलाका भी हमलों का शिकार बन रहा है। इस इलाके में आज दोपहर हुए हिजबुल्लाह के हमले का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया। लेबनान से लॉन्च किया गया रॉकेट एक बिल्डिंग के बाहर गिरकर फटा और इसके तुरंत बाद आग की लपटें तेजी से फैल गई। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए और चारों तरफ घना काला धुआं छा गया।
रॉकेट अटैक में एक 5 मंजिला इमारत को सीधा निशाना बनाया गया और यह हमला आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। किरियात शमोना लेबनान बॉर्डर के पास से स्थित है और हिजबुल्लाह की तरफ से इस इलाके में लगातार रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग शुरू होने से लेकर अभी तक बड़ी बड़ी शेखी बघार रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में ईरान ने अमेरिकी खेमे में ऐसी खलबली मचाई है कि अब ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि किस मनहूस घड़ी में उन्होंने जंग शुरू की। ईरान ने 24 घंटे में अमेरिका को ऐसा झटका दिया जिसकी उम्मीद ट्रंप को कभी नहीं होगी। एक नहीं 4 अमेरिकी विमानों को ईरान ने मार गिराया और ये विमान है F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10 वॉर्थॉग, HS-60G पेव हॉक हेलीकॉप्टर और F-16 लड़ाकू विमान। अमेरिका के लिए 24 घंटे में 4 विमानों को खोना इसलिए भी शर्मिंदगी की बात है क्योंकि ट्रंप बार बार अमेरिकी लड़ाकू विमानों को दुनिया में सबसे खतरनाक बताते हैं, ईरान के आसमान पर वर्चस्व का दावा करते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में ईरान ने जिस तरह का जोरदार अटैक किया उससे अमेरिका की पूरी एयरफोर्स सदमे में है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सदमा तो यह है कि जो फाइटर जेट ईरान ने मार गिराए हैं उसका एक पायलट अभी तक लापता है। अमेरिकी पायलट को ईरान की सेना ने पकड़ लिया है या वो जंगलों में कहीं छिपा हुआ है, यह पता लगाना इस समय अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दावा है कि जिस समय ईरान ने अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को गिराया उस समय प्लेन को 2 पायलट उड़ा रहे थे। फाइटर जेट पर अटैक होते ही दोनों पायलट इजेक्ट करके पैराशूट के जरिए नीचे आए। खबर है कि एक पायलट को अमेरिकी सेना बचा कर ले गई, लेकिन दूसरे पायलट का अभी तक कुछ सुराग नहीं लगा है। पहले दावा किया गया कि पायलट को ईरानी सेना पकड़कर साथ ले गई, लेकिन अब खबर आ रही है कि दूसरा पायलट अभी भी मिसिंग है, जो ना तो अभी तक ईरानी सेना के हाथ लगा है और ना ही अमेरिकी सेना उसे बचा पाई है। हालांकि इजेक्ट करके पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरे अमेरिकी पायलट की तलाश जोरों से की जा रही है। अपने दूसरे पायलट को सुरक्षित बचाने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जब से F-15 लड़ाकू विमान गिरा है तभी से पायलट की तलाश में अमेरिका के कई हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान ईरान के आसमान का चक्कर काट रहे हैं। और यहीं पर अमेरिका से फिर बड़ी गलती हो गई। अमेरिका ने अपने पायलट को ढूंढने के लिए HS-60W और A-10 वॉर्थॉग प्लेन को भेजा, लेकिन ईरान ने इन दोनों विमानों को भी हवा में तबाह कर दिया। खबर है कि HS-60 हेलीकॉप्टर और A-10 वॉर्थॉग विमान पर ईरान ने फायरिंग की। हैवी आर्टिलरी से की गई फायरिंग से HS-60 हेलीकॉप्टर हवा में ही तबाह हो गया, जबकि A-10 वॉर्थॉग विमान समंदर में जाकर गिरा, जिनके पायलटों को तुरंत अमेरिकी सेना ने बचा लिया। लेकिन F-15 लड़ाकू विमान के एक पायलट का अब तक सुराग नहीं लग पाया। खबर है कि अमेरिकी पायलट को हर हाल में जिंदा पकड़ने की कोशिश में ईरान जुटा हुआ है, क्योंकि ईरान भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ लिया तो बाजी उसके हाथ में होगी, और इसलिए ईरान ने अपनी आधी फौज को अमेरिकी पायलट को ढूंढने में लगा दिया है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अगर ईरानी सेना अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ लेती है तो फिर क्या हो सकता है। अगर अमेरिकी पायलट ईरान की गिरफ्त में आ गया तो ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका से बात करेगा, यानी कि ईरान का पलड़ा इस पूरी बातचीत में भारी पड़ जाएगा। अगर अमेरिकी पायलट ईरान के कब्जे में आया तो ईरान अमेरिका को हमले बंद करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके अलावा ईरान अब अपनी शर्तों पर डील करेगा, यानी कि ट्रंप ये जो कह रहे थे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं चलने देंगे, क्या पता ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार बनाने के लिए कुछ छूट भी दे दे। इसके अलावा अगर पायलट ईरान के हाथ लग गया तो ईरान दुनिया के सामने यह दावा कर सकता है कि जंग उसने जीती और अमेरिका को अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर किया, और इसी वजह से लगातार पायलट की तलाश कर रहा है ईरान। हालांकि अगर ईरानी सेना के हाथ अमेरिकी पायलट लग भी गया तो अमेरिका के पास भी अपने पायलट को बचाने के लिए कई अधिकार होंगे, जिनका इस्तेमाल ट्रंप जरूर करेंगे। सबसे पहले तो जिनेवा संधि के तहत ट्रंप ये मांग करेंगे कि उसके पायलट के साथ क्रूर व्यवहार न किया जाए। युद्धबंदी की तरह उसके पायलट से ईरानी सेना और पुलिस पेश आए। ट्रंप ये मांग भी कर सकते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद तक पायलट को पूरी सुरक्षा दी जाए ताकि उसकी जान पर कोई संकट ना आए। इसके अलावा ट्रंप अपने पायलट को ईरान की कैद से छुड़ाने के लिए स्पेशल फोर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकते हैं। हालांकि यह बहुत जोखिम भरा होगा और ऐसी उम्मीद बहुत कम है कि ट्रंप ऐसा जोखिम लेंगे। वहीं ट्रंप अपने पायलट को छुड़ाने के लिए मित्र देशों की मदद ले सकते हैं, जिनके ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, और बातचीत के जरिए अपने पायलट को वापस ला सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ फिलहाल अभी भविष्य की गर्त में है। आगे क्या होगा यह तो ट्रंप और ईरान की सेना IRGC ही जानती है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो भयावह है,
क्योंकि अमेरिका के जितने विमान आ रहे हैं उन पर ईरान की फोर्स मौत का साया बनकर मंडरा रही है। हेलीकॉप्टर अमेरिका। शनिवार को भी अमेरिका ने अपने पायलट को ढूंढने के लिए यूएस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उतारे, लेकिन उन हेलीकॉप्टरों पर भी ईरान की पुलिस ने फायरिंग की। सिर्फ इतना ही नहीं, आम ईरानी नागरिक तक यूएस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को गिराने के लिए पोजीशन संभाले दिखाई दिए, लेकिन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स सुरक्षित वापस लौट आए। बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने के लिए 10 अरब ईरानी तोमान यानी करीब 55 से 56 लाख का इनाम रखा है, जिसके लालच में बख्तियारी कबीले के आम लोग तक हाथ में राइफलें लेकर लापता पायलट को जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं। अगर मौजूदा हालात को बारीकी से देखा जाए तो इस समय गेंद ईरान के पालने में है और ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अमेरिकी पायलट के लापता होने के बाद ट्रंप के बयानों में ईरान के लिए वो तलखी नजर नहीं आ रही जो पहले दिखती थी। क्योंकि एक इंटरव्यू में जब ट्रंप से यह पूछा गया कि अमेरिकी विमानों के गिरने का बातचीत पर कोई असर पड़ेगा, तो ट्रंप ने बहुत ही संतुलित बयान दिया। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी विमान के गिरने से बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम युद्ध में हैं, लेकिन बातचीत पटरी से नहीं उतरेगी। एक और इंटरव्यू में भी जब ट्रंप से ये पूछा गया कि अगर लापता पायलट को कुछ हुआ तो वो क्या करेंगे, तब भी ट्रंप ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पायलट को कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद ट्रंप वहाँ से चले गए और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे ये पता चलता है कि निश्चित रूप से ट्रंप बैकफुट पर हैं और गेंद ईरान के पाले में है। ईरान अमेरिका जंग में दलाल बनकर मध्यस्थ की भूमिका निभाने चले पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान ने साफ इनकार कर दिया है कि उसे पाकिस्तान की दलाली मंजूर नहीं है। ईरान ने अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता और उसके मध्यस्थता प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस्लामाबाद में बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान ने अमेरिका की सभी मांगों को ठुकरा दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि बातचीत होगी तो पाकिस्तान में नहीं, तुर्की, मिस्र या कतर में होगी। ईरान का पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भरोसा न करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है, क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ट्रंप से नजदीकी बढ़ने के बाद खुद को एक मजबूत मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहे थे, लेकिन ईरान से झटका मिलने के बाद आसिम मुनीर अब खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। साथ ही झूठ बोलकर अपनी लाज बचाने में भी आसिम मुनीर जुटे हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि ईरान ने आखिरकार पाकिस्तान की मध्यस्थता से इनकार क्यों किया है, तो इसके पीछे कई वजहें हैं जो हम एक एक करके आपको बता देते हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता ठुकराने के पीछे सबसे बड़ा कारण है अविश्वास, क्योंकि ईरान को आशंका है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर ट्रंप के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता खारिज करने के पीछे दूसरा बड़ा कारण है पाकिस्तान में हमले का डर। ईरान को डर है कि पाकिस्तान में बातचीत के लिए ईरानी अधिकारी गए तो वहां उन पर जानलेवा हमले हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की मध्यस्थता खारिज करने के पीछे तीसरा बड़ा कारण है मुनीर की छवि, क्योंकि ईरान अच्छी तरह जानता है कि आसिम मुनीर अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला व्यक्ति है और वो किसी को भी धोखा दे सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की मध्यस्थता खारिज करने के पीछे चौथा बड़ा कारण है पाकिस्तान के सऊदी अरब से अच्छे संबंध, क्योंकि ईरान को पता है कि सऊदी अरब से कर्ज लेने के चक्कर में पाकिस्तान निष्पक्ष नहीं रहेगा। पाकिस्तान की मध्यस्थता खारिज करने के पीछे पांचवां सबसे बड़ा कारण है पिछला तजुर्बा, क्योंकि पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड यह कहता है कि उस पर जिसने भी भरोसा किया पाकिस्तान ने हमेशा उसे धोखा ही दिया है, और यही वजह है कि ईरान ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता उसे कतई मंजूर नहीं है। तो वो पाकिस्तान जो कि यह दावा कर रहा था कि उसे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हुई है क्योंकि वो मध्यस्थता कर रहा है, ईरान के इस इनकार ने उस छवि को तार तार कर दिया। सिर्फ ईरान की मीडिया ही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया ने भी अब साफ कर दिया है कि ईरान को पाकिस्तान की मध्यस्थता कबूल नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया में इस बारे में अलग अलग दावे किए गए हैं। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से दावा करते हुए लिखा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद में बातचीत के लिए 2 बार तैयार थे, लेकिन हर बार ईरान के नेताओं ने बातचीत को टाला। पहले समय मांगा और आखिरी वक्त पर बातचीत के लिए मना कर दिया। पाकिस्तान के प्रमुख डॉन अखबार ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि शांति प्रयासों के लिए पाकिस्तान ने कई बार पहल की थी, लेकिन ईरान ने संदेशवाहक बने पाकिस्तान को ज्यादा भाव नहीं दिया। लखनऊ के शहादतगंज इलाके में एक गेमिंग कैफे में मामूली बात को लेकर के अखाड़े जैसा माहौल बन गया। कैफे के अंदर जमकर मारपीट हुई, वहीं अब पुलिस हरकत में है।
4-5 से लोग दंदनाते हुए कैफे के अंदर दाखिल हुए, फिर एक युवक को पकड़कर बाहर खींच लिया और उससे मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरोपियों ने कैफे के अंदर तोड़फोड़ भी की, जिससे कैफे के अंदर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि मारपीट की वजह क्या थी। और अब आपकी सेहत से जुड़ी खबर। दोपहर को आने वाली नींद को अक्सर आलस से समझ लिया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि दिन में थोड़ी देर की झपकी दिमाग को फ्रेश करने में मदद करती है। दिन में 30 मिनट की नींद कार्य क्षमता को बढ़ा देती है। झपकी से काम से हुए बर्नआउट को दूर करने में मदद मिलती है। यानी दिन में अगर आप झपकी लेते हैं तो आपके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दुनिया के 5 में से 3 कर्मचारी स्वस्थ वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और काम के अधिक दबाव से लोगों को कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। वर्क प्रेशर की वजह से दुनिया भर में हर साल करीब 7.5 लाख लोगों की मौत हो रही है। दोपहर में थोड़ी देर की नींद से नई चीजें सीखने की ताकत भी आपकी बढ़ जाती है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं। तो अगर आप भी दोपहर में खाने के बाद झपकी लेते हैं तो फिर ये आपकी सेहत के लिए और आपके काम के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। हरियाणा के करनाल में एक ऐसी तस्वीर आई है जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहां एक कार सवार पर पता नहीं कौन सा पागलपन सवार हुआ जो उसने सड़क पर तैनात एक पुलिसकर्मी को ही टक्कर मार दी। ड्राइवर की करतूत का सबूत आपके सामने है। गैर कानूनी काले शीशे वाली कार सड़क पर निकली तो पुलिसकर्मी ने कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर रुका नहीं बल्कि पुलिसकर्मी को ही टक्कर मारने की उसने कोशिश की। वो तो पुलिस जवान फुर्तीला था जो वो बोनट पर चढ़ गया, नहीं तो हादसे में पुलिसकर्मी की जान भी जा सकती थी। कार ड्राइवर ने तब भी गाड़ी नहीं रोकी और बोनट पर ही पुलिसकर्मी को काफी दूर तक ले गया। वो कभी कार को आगे ले जाता तो कभी पीछे। किसी तरह पुलिसकर्मी ने अपनी जान बचाई। खैर, ड्राइवर की यह हरकत अब उसको भारी पड़ेगी। पुलिस ने कार और आरोपी ड्राइवर दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कार ड्राइवर 18 साल से छोटा है। इस छोटी उम्र के ड्राइवर को पुलिस ने जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। मध्य प्रदेश के सीधी के पुराने बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुटों के बीच जम करके मारपीट हो गई। इन बदमाशों को ना तो पुलिस का डर था और ना ही चोट लगने का। बस सिर पर एक ही भूत सवार था कि मारना है, और इस मारामारी में कोई बेल्ट चला रहा था तो कोई डंडा। सड़क पर ऐसी गुत्थम गुत्थी छिड़ी थी कि सीधी के पुराने बस स्टैंड पर मौजूद लोग घबरा गए। बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। किसी ने मोबाइल पर यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और शिकायत दर्ज की, लेकिन अब तक कोई बदमाश पकड़ा नहीं गया है। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच कलह अब खुल करके सामने आ चुकी है। बीते दिनों राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा पर अब आम आदमी पार्टी के नेता चौतरफा हमला कर रहे हैं और यही वजह है कि राघव चड्ढा पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक की पॉलिटिक्स गर्म है। राघव चड्ढा ने आज एक और वीडियो जारी किया और अपने ऊपर लगे आरोपों का एक एक कर जवाब देते हुए कहा कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। तो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं। 3 मिनट के इस वीडियो में राघव चड्ढा ने दावा किया कि उनके खिलाफ स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पार्लियामेंट से वॉकआउट न करने के आरोपों पर भी राघव चड्ढा ने खुद पलटवार किया। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए। दरअसल कल आपके नेताओं ने सिलसिलेवार तरीके से राघव चड्ढा पर हमले किए थे और आरोप लगाया था कि वो मोदी सरकार से डर गए हैं। देश के दो बड़े नेता इन दिनों मिशन दक्षिण पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां केरल में एनडीए की सरकार बनने का दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने केरल के अलाप्पुझा से प्रधानमंत्री पर जमकर प्रहार किए। तिरुवल्ला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इस बार केरलम में परिवर्तन होने जा रहा है। पहले भी आया हूं, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ और है।
लोगों का मिजाज कुछ और है। केरला में अब सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इधर राहुल ने कहा कि मोदी केरल तो आते हैं, लेकिन अयप्पा मंदिर में हुई सोने की चोरी पर कुछ नहीं बोलते। Narendra Modi in every single speech mentions God, mentions temples, mentions religion. And the most valued temple in Kerala, gold is stolen from that temple. Please understand, gold is stolen from Lord Ayyappa's temple. Prime Minister comes to Kerala, does not say a word about it. राहुल ने केरलम के लोगों के लिए गारंटियों का भी ऐलान किया। Bus travel in Kerala for women is going to be free after the UDF comes to power. And every college going girl, every girl who's going to university in Kerala is going to get 1,000 rupees a month. केरल में अब से ठीक 4 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं रिजल्ट के लिए 4 मई का इंतजार करना होगा। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीएमसी का एक नेता मतदाताओं को खुलेआम धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खुलेआम वोटर्स को धमका रहे इस नेता का नाम राजू मंडल है। वार्ड नंबर 8 से तृणमूल कांग्रेस का पार्षद है। পদ্ম ফুলে ভোট দেওয়া যাবে না, যদি ভোট গন্ডগোল হয়েছে তাহলে ভোট দেওয়ার দরকার নাই, বাড়িতে আমি রসগোল্লা ছানা বড়া পাঠিয়ে দেবো। राजू मंडल यही नहीं रुका, उसने सरेआम धमकी देते हुए कहा कि वो सीसीटीवी के जरिए देखेगा कि किस घर से किसने किस पार्टी को वोट दिया है। পাড়ার লোক যারা তৃণমূল করে মানুষের পাশে থাকে 24 ঘন্টা তাদেরকে ভোট দিতে হবে। এবছর যেন ভোট নষ্ট না হয় পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, খাতা এন্ট্রি করা থাকবে কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে, আমরা সব মোটামুটি हमारे कैमरा थकबे। राजू मंडल का ये वीडियो खुद अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, जिसके बाद आरोपी को मतदाताओं को धमकाने के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव का पहला चरण 23 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही सियासी पराहाई है। मुर्शिदाबाद में आज जब बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उसी वक्त उन पर हमला हो गया। आरोप है कि पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और फिर हाथापाई शुरू कर दी। अधीर रंजन चौधरी अपने समर्थकों के साथ बहरामपुर के वार्ड नंबर 19 में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी वहां टीएमसी के कार्यकर्ता आ धमके। पहले कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जो बाद में देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। আমার কাছে পরাজিত আর এবার আবারও বলে দিচ্ছি পিছে যাবো এবার একদম। আর তৃণমূল যদি রক্তের পিছে তো রক্তারক্তি হবে, হুঁশিয়ার করে দিলাম। दरअसल बहरामपुर सीट पर कांग्रेस बीजेपी टीएमसी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। अधीर रंजन चौधरी का इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव माना जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में यहां से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत मैत्र ने बाजी मारी थी। और अब बात चीन की, जहां युवा अब पार्टियों में अल्कोहल वाले कॉकटेल की जगह ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से बनी हर्बल शराब पी रहे हैं। वेलनेस और नाइट लाइफ का अनोखा फ्यूजन चीन के कई शहरों में हिट हो रहा है। यह कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, आपको यह भी बताते हैं। दरअसल बारटेंडर डॉक्टरों की तरह सफेद कोट पहनकर काउंटर पर कस्टमर की नब्ज चेक करते हैं और इसके बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछताछ करते हैं और कभी-कभी जीभ भी देखते हैं। इस पूरे चेकअप के बाद बारटेंडर कस्टमर्स के लिए उनकी डिटेल के हिसाब से पर्सनलाइज्ड हर्बल ड्रिंक तैयार करते हैं। इस ड्रिंक्स को जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है और ऐसी ये जड़ी बूटियां होती हैं जो शरीर के लिए नुकसानमंद नहीं बल्कि फायदेमंद होती हैं। वहीं चीन के बारे में इन ड्रिंक्स को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं, जैसे पुराना रिलेशनशिप भुलाने में मदद करने के लिए मैंगपो सूप होता है, वहीं लिवर मजबूत करने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए नाइट हेरकुलस सूप सर्व किया जाता है। वहीं चीन के बारे में पिछले साल शुरू हुआ यह कॉन्सेप्ट अब वहां कई शहरों में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। शंघाई, नानजिंग, ग्वांगझू, हांगझू, कई जगह इस तरह के हर्बल शराब पिलाई जा रहे हैं और वहां लोग, युवा खासतौर पर बड़ी संख्या में इसे पी भी रहे हैं। तो देखिए, अप्रैल आ गया है और मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के में अप्रैल के महीने में बेमौसम बर्फबारी का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बर्फबारी के बीच कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। लेकिन बर्फबारी से गुलजार वादियों को देखने के लिए गुलमर्ग में पर्यटक खींचे चले आ रहे हैं। कोई ट्रॉली से जन्नत के इस खूबसूरत नजारे का मजा ले रहा है तो कोई डांस करके। हालांकि गुलमर्ग में बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं, तापमान माइनस में चला गया, जिसकी वजह से पानी जम गया है। उधर उत्तराखंड के केदारनाथ में भी पहाड़ों पर बर्फ का बेहद खूबसूरत श्रृंगार नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा केदार के धाम को सफेद चादर में लपेट दिया गया हो।
बर्फबारी से केदारनाथ में तापमान -10 डिग्री तक गिर गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच आईटीबीपी के जवान पूरे समर्पण के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं और बर्फ हटाने के काम में लगे हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट इस साल 22 अप्रैल को खुल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी भारी बर्फबारी का दौर जारी है। कई सड़कें ठप हो गई हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार के रोहतास में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हत्या के फरार आरोपी को पुलिस ने दौड़ा करके गिरफ्तार किया। तस्वीरें देखकर लोग रोहतास पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। अपराधी आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे, और फिर फिल्मी स्टाइल में रोहतास पुलिस ने गेहूं के खेत में उसे पकड़ लिया। हत्या का आरोपी रवीश लाल रोहतास के भुतहा गांव में वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को गच्चा देकर भाग गया था। इलाके में फायरिंग की वजह से सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया और कुछ घंटों में ही उसे धर दबोचा। पुलिस को आरोपी के पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद हुआ है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी का बड़ा बयान। सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया। 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण में संशोधन के लिए कानून होगा। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा बयान। और इस बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी रोड शो भी कर रहे हैं। अहम बयान उन्होंने दिया है। हमारी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया। 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र है। महिला आरक्षण में संशोधन के लिए कानून लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी सरकार महिलाओं के लिए लगातार योजनाओं पर फोकस करती रही है और महिला आरक्षण को एक बड़ा चुनावी दांव भी माना जा रहा है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां महिला वोटर्स को इस पर काफी प्रभावित किया जा सकता है। बड़ी खबर पर संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, बड़ा दांव ये कहा जा सकता है सरकार का महिला आरक्षण को लेकर के, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से पहले मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत पहले संसद से पास कराया, इस वक्त 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। उसके बाद में अब संशोधन लेके आने जा रही है, क्योंकि पहला जो बिल था उसके तहत पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होती है, उसमें काफी समय लग सकता था। 2029 के चुनाव के बाद तक वो प्रक्रिया चल सकती थी। तो ऐसे में अब सरकार जो है उसके अंदर संशोधन लेके आने वाली है, और संशोधन 16, 17, 18 को संसद का एक सत्र बुलाया गया है, उसमें इस संशोधन को लेके आया जाएगा। उसके साथ साथ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट भी जो है वो उस सत्र के दौरान लेके आया जाएगा। और जो 2011 का जो सेंसस है, यानी जनगणना जो हुई थी, उस साल को बेस ईयर मान के डिलिमिटेशन किया जाएगा। और 2029 के चुनाव, जब लोकसभा चुनाव होंगे, तो उसमें जो है वहां से जो महिला आरक्षण है उसको लागू कर दिया जाएगा। यानी कि जो लोकसभा सीटें हैं उनमें 50% बढ़ोतरी होगी। 50% बढ़ोतरी होकर 816 लोकसभा सीट हो जाएंगी 543 से बढ़कर, और उसमें जो 33% है यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होने वाली हैं। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव से वो जो है वो आरक्षण लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा बयान है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं, जो साउथ इंडिया के जो राजनीतिक दल थे, वो कई सारे लोग जो हैं वो कह रहे थे कि अगर नया परिसीमन होगा तो कहीं नए परिसीमन में जो साउथ इंडियन स्टेट जो हैं उनको कहीं नुकसान ना हो जाए। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो प्रधानमंत्री ने यह भी एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जो राज्य है इसकी जो लोकसभा सीटें हैं उसमें 50% बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि अगर तमिलनाडु की अगर सीटें 40 सीटें हैं तो उसकी तमिलनाडु की सीटें बढ़ के 80 हो जाएंगी, सीधे सीधे मतलब 60 सीटें हो जाएंगी, जिससे 50% की बढ़ोतरी होगी। चाहे वो जनसंख्या दर जो है चाहे जिस हिसाब से हो, लेकिन परिसीमन जो है जो अभी तक की लोकसभा सीटें हैं उसमें सीधी 50% बढ़ोतरी है। तकरीबन सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होनी है इस बिल के मुताबिक। तो किसी भी राज्य के साथ में भले ही जनसंख्या की दर जो है उन राज्यों की कम हो गई हो पिछले कुछ सालों में, लेकिन लोकसभा सीटों में कोई कमी आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री ने सीधा तौर पर स्पष्ट कर दिया। यानी कि कुछ जो दलों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनके साथ कहीं उनकी सीटों में कम जो बढ़ोतरी का रेशियो कहीं कम ना रह जाए। बिल्कुल, वो राज्य ये कह रहे थे कि अगर हमने जनसंख्या कम रखी है तो इसके लिए हमारे ऊपर दंड नहीं मिलना चाहिए। तो ये भी समाधान कर दिया गया है, सरकार की ओर से बता दिया गया है। बहुत शुक्रिया पवन पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।